स्वाति जी, ये बताएं कि ये पुलिस की नौकरी में कब और कैसे आना हुआ? महेंद्र जी, 2002 में मेरा एमएससी केमिस्ट्री में क्लियर हुआ। उसके बाद चूंकि एमएससी किया था, साइंस बैकग्राउंड से थी, तो ये था कि लेक्चरर की तैयारी की जाए। फिर उन दिनों 2003 जो है वो आरएस की वैकेंसी निकली और किसी ने जो है वो इस तरह से मोटिवेट किया कि ये ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें आपको डायरेक्ट पब्लिक की सेवा करने का मौका मिलेगा, साथ ही आपकी आइडेंटिटी सोसाइटी में आपके लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं। जब हम भी जब छोटे थे और हमारे स्कूल में कोई एसडीएम या डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी आता था तो हम बड़े क्यूरियस हो जाया करते थे और उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए या उनको सुनने के लिए बड़े क्यूरियस रहा करते थे। तो मुझे लगा क्यों ना इस जो है वो चीज़ को ट्राई किया जाए। और जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी के लिए जनरल नॉलेज जीके के सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किए, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, राजस्थान का कल्चर, तो उनमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, मज़ा आने लगा और लगा कि बस यही तो था जिसके लिए जो मुझे अब सेटिस्फेक्शन दे रहा था। और तैयारी स्टार्ट की, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया। उसके बाद 2008 में जो है वो ईओ की वैकेंसी निकली, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजस्थान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। वो दिया एग्ज़ाम, वो क्लियर हो गया। तो पहली सर्विस मेरी एज ईओ रही, म्यूनिसिपल सर्विसेज। जबकि मुझे मतलब उसमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि लोकल पॉलिटिक्स, जो हमारे स्थानीय पार्षद होते हैं, उनके साथ कार्य करने का जो है वो बिल्कुल ही अलग तरह का अनुभव था। जिसे हम कहते हैं, जो नगर पालिकाओं का जो बेसिक कार्य है, साफ़ सफाई करवाना, सड़कों पर लाइटें लगवाना, जन्म से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र तक की सारी चीज़ें कराना, तो वो एक अलग अनुभव रहा। उसके बाद फिर मैं वापस आरएस की वैकेंसी निकली और मैंने वापस एग्ज़ाम दिया और मेरा एक्साइज में सिलेक्शन हुआ। तो जब एक्साइज में सिलेक्शन हुआ तो मैं थोड़ी सी घबराई, क्योंकि मैंने आज तक दारू की बॉटल भी नहीं देखी थी, जिस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से थी। लेकिन जब स्टेट एक्साइज मिला और लगा कि जो दारू के ठेकेदार हैं, उनकी दुकानें हैं, उनको कंट्रोल करना है, उनको एक्साइज एक्ट के अनुसार जो है वो चलाना है, करना है। लेकिन वो भी एक बहुत ही शानदार मेरा अनुभव रहा और मैंने उसमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। फिर मेरा फाइनली जो है वो जाके पुलिस सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ। उसमें भी मैं जो है बिल्कुल मार्जिन पे अटकी थी। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेरी फर्स्ट चॉइस थी और जनरल की चूँकि मेरिट 24 रैंक तक आरएस सर्विसेज में गया और मेरी 25वीं मेरिट थी, तो थोड़ी उस समय के लिए निराशा हुई कि काश मेरा आरएस सर्विसेज में हो जाता। 2-3 रातों तक सो नहीं पाई। पुलिस सर्विसेज कैसी होंगी, क्या चैलेंजेस होंगे, क्योंकि बाहर जो हम उस टेबल के उस साइड रहते हुए जो पुलिस की छवि होती है, जिस तरह की कार्यशैली हम सुनते पढ़ते, जो भी हम बाहरी माध्यमों से सुनते पढ़ते आते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं होती है। लेकिन महेंद्र जी, आप विश्वास करेंगे, आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं पुलिस सर्विसेज में हूँ और 2011 से मैं पुलिस सर्विसेज में हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल मुझे इन सर्विसेज में हो गए हैं और मुझे लगता है कि शायद मैं किसी और सर्विस में होती तब मुझे कभी इतना जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता जो इन 10 सालों में पुलिस सर्विसेज में रहते हुआ। इसका जो कारण मुझे लगता है कि इसमें जो तुरंत रिलीफ वाला पुलिस का जो कार्य है और हर तरह का कार्य, जब मैं फील्ड पोस्टिंग के रूप में बाली, जोधपुर कमिश्नरेट और उदयपुर सीओ वेस्ट के रूप में रही हूँ, जब हम सीट के इस साइड, टेबल के इस साइड में आए, तब हमने जाना कि पुलिस क्या क्या काम करती है, किस किस तरह का काम करती है। जैसे 1-2 मैं एग्जांपल बताऊंगी। ड्राउनिंग के केसेस में 2-2, 3-3, 4-4 दिन पुरानी जो है वो बॉडी, जिनको उनके खुद के परिजन तक हाथ नहीं लगाते हैं, वो पुलिसकर्मी उनको हाथ लगाता है, उनको बाहर निकालता है, पोस्टमार्टम के लिए जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एक्सीडेंट में 5-5, 6-6 लाशें एकदम से अंदर गाड़ियों में जिस तरह से पिचकी हुई, दबी हुई, उनके खुद के परिजन घबराते हैं, कोई व्यक्ति उस समय हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है। पुलिस उस मौके पर रात को 2 बजे, 3 बजे जब भी उसको सूचना मिलती है, तुरंत जा कर के उस सिचुएशन को संभालती है, उनको जो हेल्प वो प्रोवाइड करा सकती है कराती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आता है इस जॉब में, किसी के यहाँ बहुत बड़ी नकबजनी हुई और हम उस नकबजनी को सॉल्व कर पाए, उसका माल वापस रिकवर करके उसको दिला पाए, तो उस आदमी के जो खुशी के पल होते हैं, या किसी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, ट्रेजेडी हो गई, वो ब्लाइंड केस है, हम धीरे धीरे उसको खोलते हैं, तो जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, तो एक एक दिन का जो चमक हमें आँखों में आती है और जो हमें दिल में जो सुकून मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन इस सर्विसेज में जो हुआ है, आई थिंक वो मैं इसी के लिए बनी थी।
रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू हैं पुलिस अधिकारी स्वाति शर्मा। स्वाति जी, पुलिस सर्विसेज में जब आप आई तो ख़ास तौर पर भारतीय समाज में, उत्तर भारत में तो कुछ ज़्यादा ही है, महिलाओं को पुलिस में जाना अभी भी बहुत सारे लोग अच्छा नहीं मानते। तो आपके घर में या रिश्तेदारों में या आसपास के लोगों में किसी ने नाक भौं सिकोड़ी? महेंद्र जी, मैं इस मामले में अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसी मेरी जो जिन माँ से मेरा जन्म हुआ, वो माँ एक बहुत ही शक्तिशाली औरत मैं उनको मानती हूँ। शी इज़ सच अ पावरफुल लेडी। ये एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं 6 साल की थी तब मेरे फादर साहब एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। हम 2 सिस्टर हैं, वी आर ओनली 2 सिस्टर। और हमारी मदर ने कभी भी आज तक के इतने सालों में, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मैंने कभी उनको या बोलते, देखते या उनकी किसी बॉडी लैंग्वेज से, शब्दों से कभी नहीं महसूस किया कि उनको इस बात का अफसोस हो कि उनके बेटा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने इन सारी परिस्थितियों में, एक आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल मदर के लिए 2 गर्ल चाइल्ड को, छोटी छोटी बच्चियों को पालना, पोसना, बड़ा करना इस सोसाइटी में, जबकि मेरी मदर कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थी या कोई सर्विस वुमन नहीं थी, फिर उन्होंने हमें पाला, पोसा, बड़ा किया, अच्छी एजुकेशन दी और हमें इस काबिल बनाया। तो मेरे ख्याल से मेरी पुलिस सर्विसेज में आने की मुझसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को हुई तो वो मेरी मदर की। और जहाँ तक रिलेटिव्स वगैरह का है, वो भी सब, कहीं मुझे इस तरह का कोई वो नहीं हुआ कि मेरी पुलिस सर्विसेज के कारण किसी को ऐसा लगा हो कि क्यों पुलिस सर्विसेज में क्यों है लड़की। हालांकि सोसाइटी का, जैसा आप कह रहे हैं, ये जो जनरल माइंडसेट है आज भी, स्पेशली विवाह वाला जो इशू होता है, उसमें ये अगर एक मेल ऑफिसर है वो पुलिस सर्विसेज में आया है तो उससे शादी करने के लिए सोसाइटी में एक लंबी लाइन लग जाएगी। हम जब ट्रेनिंग में थे तो हम देखते थे कि अच्छा, लड़की जो मेल ऑफिसर्स हैं उनके लिए काफ़ी सारे ऑफर्स आया करते थे अच्छे, लेकिन फीमेल ऑफिसर के लिए एक चैलेंजिंग हो जाता है कि अच्छा, लड़की पुलिस में है तो क्या शादी के लिए एक सही चॉइस हो सकती है। तो ये आप जो कह रहे हैं कि जनरल माइंडसेट जो है सोसाइटी का, यस, ये बहुत हद तक आपने सही पॉइंट बनाया, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। और एज अ पुलिस ऑफिसर, मेरे फील्ड पोस्टिंग में रहते हुए पब्लिक की ओर से मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये हमारे मैटर को क्या एक लेडी ऑफिसर डील कर पाएंगी, क्या ये अच्छे से डील कर पाएंगी। इस पब्लिक ने, विक्टिम ने, परिवादी ने हमेशा मुझ पर विश्वास अपना जताया और इस विश्वास ने ही मेरा मोटिवेशन हमेशा बनाए रखा कि यस, मैं इस सही जगह पर हूँ और न्याय के लिए मेरे जो प्रयास हैं वो इसी तरह से अनवरत जारी रहेंगे। स्वाति जी, हमारा देश, किरण बेदी से शुरुआत करें, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, और उसके बाद तो झड़ी लग गई। महिलाएं पुलिस में आई हैं और लगातार आ रही हैं और अब तो हर रैंक में हैं। बताएं कि इससे क्या महिलाओं के आगे आने से, ख़ास तौर पर पुलिस में आने से, समाज के दृष्टिकोण में और महिलाओं के खुद के दृष्टिकोण में कोई बदलाव आया है? डेफिनेटली महेंद्र जी, डेफिनेटली। अब आप देखें कि कुछ समय पहले तक जब यहाँ पर उदयपुर संभाग की जो सबसे बड़ा पुलिस पद है, महानिरीक्षक उदयपुर रेंज का, उस पर महिला पुलिस अधिकारी मिसेस विनीता ठाकुर मैडम जो है उस पोस्ट पर पदस्थापित थे। कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, एसपी भी, जो उदयपुर संभाग में हम बात करें तो पूजा मैडम यहाँ पर एसपी रह चुके हैं। जब विनीता मैडम थे तो पूरा रैंक जो है वो सभी पर महिला पुलिस अधिकारी पदस्थापित थे और सभी महिला पुलिस अधिकारी ने अपने पद पर रहते हुए अपनी पद की भूमिका का बहुत ही निष्ठा से और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जो है वो इस पद की भूमिका का संचालन किया। ये जो चीज़ है, मतलब एज महिला अधिकारी, जब आपको लगता है कि हाँ, आपकी जो है वो संख्या अब काफ़ी आराम से इसमें, मतलब नंबर ऑफ़ फीमेल ऑफिसर्स जो है वो बढ़ रहा है, तो ये आपको भी जो है वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको ये एहसास कराती है कि हर पद पर, चाहे वो कोई सा भी पद हो, महिला अधिकारी के रूप में महिला जो है वो अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। और आपके जब नेतृत्व के रूप में, जैसे मेरी कंट्रोलिंग ऑफिसर विनीता मैम थे, तो पहली बार मुझे एक महिला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और वो बिल्कुल ही अलग तरह का मेरा अनुभव रहा और वो बहुत ही पॉजिटिव सेंस में मेरा अलग अनुभव रहा। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ और इसने मेरे आत्मविश्वास को और मेरे जो अंदर के उसको क्षमता को एज अ महिला पुलिस अधिकारी और बढ़ाया है। इसी प्रश्न को मैं दूसरे ढंग से पूछता हूँ। महिलाओं के पास एक पारंपरिक भूमिका है और वो भूमिका ये कि बच्चों को पालना, उन्हें जन्म देना, साथ ही घर की देखभाल, घर में बच्चों की देखभाल, दूसरी चीज़ें वो उसे करनी है। बच्चों का टिफ़िन अभी भी भारत में महिला किसी पद पर वही बनाती हैं।
तो घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए ख़ास तौर पर पुलिस की चैलेंजिंग जॉब करना, ये कैसे मैनेज होता है? महेंद्र जी, आपने सही कहा कि आज भी जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो हमारे घरेलू कार्य है या जो बच्चों से संबंधित भूमिकाएं, उनके पालने पोसने, उनको पढ़ाना, उनके भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी जो है वो महिला पे रहती है। लेकिन अब धीरे 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 समाज में अगर आप देखेंगे तो परिवर्तन आया है। अब जो स्पाउस हैं, जो भी हमारे महिला पुलिस अधिकारी हैं या दूसरे भी डिपार्टमेंट्स में हैं, धीरे धीरे पुरुष अपनी भूमिका को समझने लगा है। उसे लगने लगा है कि यस, जब मेरी पत्नी या अर्धांगिनी बाहर जाके मेरे ही बराबर जो है वो काम कर रही है, उसी क्षमता से काम कर रही है, उसी समाज में अपना उतना ही योगदान दे रही है, चाहे वो फिर फाइनेंशियल उसकी हेल्प करने में भी उसका उतना ही सपोर्ट रह रहा है, तो धीरे धीरे उसने भी घरेलू कार्यों में अपनी भूमिका निभाई है। परिवार का भी अब धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा और वो भी समझने लगे हैं कि महिला भी आखिर एक इंसान है और उसकी भी अपनी एक क्षमताएं हैं। तो जब ये सहयोग की मोटिवेशन वहाँ से मिलता है तो महिला की कार्य करने की शक्ति जो है वो दोगुनी हो जाती है। और चूंकि भगवान ने उसको बहुत पावरफुल बनाया है, संवेदनाओं युक्त बनाया है, और उसमें ये जो मातृत्व का भाव है ये तो उसमें पहले से ही पल्लवित है। और जब इस तरह का मोटिवेशन सपोर्ट सिस्टम घर से, परिवार से, हस्बैंड से, इन लॉज से, पेरेंट्स से मिलता है तो इस कार्य को करना उसके लिए आसान बन जाता है और इन दोहरी जिम्मेदारियों को वो बहुत ही अच्छे से निभाती है। और अब तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं सोसाइटी में इसको। ये रेडियो लेक सिटी है, हमसे रूबरू है स्वाति शर्मा, एक पुलिस ऑफिसर हैं। स्वाति जी, महिलाओं के साथ हमारे समाज में या यूँ देखा जाए पूरी दुनिया में अत्याचार होते आए हैं और अभी भी वो घटे नहीं है और हमारा समाज भी इसका अपवाद नहीं है। आए दिन कोई न कोई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पर महिलाओं के साथ कहीं न कहीं अत्याचार हुए हैं। इतने सालों बाद जब महिलाएं हमारे देश में इतनी आगे भी बढ़ी हैं, दूसरी तरफ भी आई हैं जिसका आप उदाहरण है, इन सब के बावजूद ये अत्याचार, ये क़स्से हमारे समाज में कम क्यों नहीं हो रहे? महेंद्र जी, इसका जो सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो हमारी सोसाइटी में जो वैल्यूज़ का जो डिग्रेडेशन हुआ है। मतलब हम जब हमारे ही बचपन की बात करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे स्कूल जाते समय या हम घर पर अकेले हैं, टीवी देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी के घर जाने में, बच्चों के साथ शाम को कहीं पर भी खेलने जाने में कभी किसी को कोई डर, चिंता या एक बेचैनी नहीं रहती थी। जबकि आज जो दुनिया है वो बदल गई है। जो इंटरनेट, मोबाइल की दुनिया, जो बच्चों का भी अगर हम कहें कि सोशल मीडिया से या जितने तरह के प्लेटफॉर्म खुले हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे ये मोबाइल, इंटरनेट की सुविधाएं बढ़ी हैं, वैल्यूज़ का जो डिग्रेडेशन हुआ है, जो नैतिक शिक्षा स्कूलों में दी जाती थी, परिवार में, समाज में दी जाती थी, वो जो पतन हुआ है, मैं उसका सबसे बड़ा कारण यही मानती हूँ कि इसी कारण जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो घटने के बजाय जो है उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। और आई थिंक ये मॉरल जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल जो शिक्षा है, उसको ही यही एक, क्योंकि आप कानून तो हमने बहुत बना दिए हैं, कानून हम उसको मजबूत भी करते जा रहे हैं, उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान भी करते जा रहे हैं, परंतु फिर भी उसके कम नहीं होने का यही कारण है कि इंसान के अंदर जो जानवर है वो अपने विभत्स रूप में आ रहा है। वो इसी कारण आ रहा है कि उसकी जो नैतिक, जो चारित्रिक वो है वो कमज़ोर हुआ है। उसका कारण यही है कि समाज का वैल्यू सिस्टम का गिरना। स्वाति जी, हमारे प्रधानमंत्री ने काफ़ी समय पहले एक बात कही थी कि महिलाओं के बचाव के लिए या महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाओं से ज़्यादा लड़कों की, यानी आपके घर के लड़के की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, उसे ही नैतिक शिक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है। बताएं कि हमारी पुरुषों की शिक्षा में, उनके शिक्षण में, उनके परवरिश में कुछ गड़बड़ियां हैं क्या? अगर हैं तो उन्हें हम कैसे सुधारें? हाँ बिल्कुल महेंद्र जी, मैं इस बात में से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ कि अगर हम हमारे घर से हम स्टार्ट करें तो अगर हम वाकई देखें 2-3 जो पुरानी जो जनरेशन्स थी या अभी भी वर्तमान में भी कई जगहों पर आज भी जो बालक बालिका का विभेद है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो हम घरों में जब देखते हैं कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि किचन से रिलेटेड काम या भाई का काम जो है वो बहन कर दे, या उसको जो शिक्षा और विकास के अवसर जो लड़कों को उपलब्ध हैं वो आज भी जो है वो सोसाइटी के एक बहुत बड़े तबके में बच्चियों को उपलब्ध नहीं है। फिर जब लड़के, छोटे बच्चे जब देखते हैं कि उनकी माँ के साथ
जिस तरह का व्यवहार पिता को करना चाहिए, उनकी दादी को करना चाहिए, परिवार के और सदस्यों को करना चाहिए, वो इतना काम करने के बावजूद उसकी माँ को वो मान, सम्मान, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो उसको जो महिलाओं के प्रति जो इज़्ज़त का भाव, जो रिस्पेक्ट का भाव शुरू से आना चाहिए, वो कहीं न कहीं उसकी मानसिकता को जो है वो जो देखता सुनता बड़ा होता आया है, अब्यूज़िव वर्ड्स जो महिलाओं के साथ घरों में बोले जाते हैं और पुरुषों के द्वारा जो उनको दोयम दर्जे का समझा जाता है, वो जो स्थितियां हैं वो बच्चे जब शुरू से देखते हैं तो उनके ऊपर यही असर होता है कि अच्छा, महिलाओं को के साथ इसी तरह से ट्रीट किया जाता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हमारे पिता, दादा, भाई, बड़े भाई इसी तरह से जो है वो ट्रीट करते आ रहे हैं। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। जब शुरू से ही बच्चे को ये समझाया जाएगा कि घर में स्त्री का क्या महत्व है, उसके द्वारा जो घरेलू कार्य या बाहर का जो भी कार्य किया जा रहा है उससे वो कितनी इज्जत की हकदार है, वो कितनी महत्व रखती है घर के हर डिसीजन के अंदर, डिसीजंस में, उस घर के डिसीजंस में उसकी क्या भूमिका है, इन सब चीज़ों का जब बच्चा देखेगा शुरू से घर में, तब उसको वो महिला के प्रति जो इज्जत का भाव, जो रिस्पेक्ट उस सोसाइटी की भी हर महिला के प्रति उसके मन में पैदा होगी। तो आई थिंक घर से इस चीज़ की जो है वो शुरुआत, जो जैसे कि पहले मैंने कहा नैतिक शिक्षा, और दूसरा घर की ही महिलाओं के प्रति जो इज्जत है उसको बढ़ावा देकर ही जो है हम बच्चों का शुरू से ही मोरल एजुकेशन और महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट की भाव को बढ़ा सकते हैं। दोनों स्तर पर हमारे देश में काम हुआ है। आज़ादी के 7 दशकों के बाद में महिलाओं ने समाज में अपनी जगह बनाई है, ये भी एक सच है। आज महिला फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है भारत देश में, राष्ट्रपति भी बनी है, प्रधानमंत्री भी बनी, यानी कोई भी ऐसा पावरफुल कार्य नहीं है जो भारत की महिला ने नहीं किया। और दूसरे स्तर पर जहाँ तक कानून की बात है, हमारे देश में सच में महिलाओं के फेवर में बहुत कड़े और अच्छे कानून हैं, और वो भी दिनों दिन अच्छे बनते जा रहे हैं। समाज के स्तर पर भी ये काम हुआ, कानून के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी काम हुआ। फिर भी गड़बड़ियाँ क्या हो गई कि हमारे देश के कई बार इतने विद्रूप और गंदे चेहरे दूसरे देशों में या समाज के सामने आते हैं। हाँ, वही महेंद्र जी जो मैंने आपसे कहा कि नैतिकता और नैतिक शिक्षा की जो कमी आई है, एकल परिवार की ओर जो हमारा चलन बढ़ा है। पहले जो दादी, नानी, उनके जो संस्कार और शिक्षा में बच्चे का पालन पोषण जॉइंट फैमिलीज़ में होता था, हर तरह के रिश्ते, चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, बुआ, इन रिश्तों से वाकिफ़ होते थे, बच्चे संस्कार लेते थे। विद्यालय में भी जो स्कूल के जो टीचर्स होते थे वो जो सिलेबस वाले कोर्स के अलावा बच्चों को नैतिक शिक्षा का जो चलन हुआ करता था, अच्छा साहित्य पढ़ने को उपलब्ध हुआ करता था, जो मनोरंजन के साधन होते थे वो भी बड़े हेल्दी हुआ करते थे। अब मनोरंजन के नाम पर उनको शुरू से ही जिस तरह से मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, इंटरनेट की सुविधाएँ जिस तरह से उपलब्ध है, इंटरनेट पे हर तरह की सामग्री उपलब्ध है, उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें, ये सब एक्सेस जो है वो बच्चे के लिए वो हर तरह का एक्सेस अवेलेबल है। तो चूँकि ये जो उम्र होती है इस उसके अंदर सही और गलत का जो है वो भेद नहीं सिखाया समझाया जा रहा है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। शिक्षा वाला गैप अभी भी विद्यमान है। अगर हम उदयपुर संभाग में ही बात करें, मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ पर पूरे संभाग से मेरे पास परिवादी आते हैं, उसमें आज भी जो महिला परिवादी हैं उनकी नंबर सबसे ज़्यादा है हमारे, चाहे वो ट्राइबल बेल्ट से हो, रूरल बैकग्राउंड की महिला हो, आपके अर्बन एरिया से हो, तो आज भी महिलाएं जो है वो पीड़ित परिवादी के रूप में नंबर्स में ज़्यादा आती हैं। मैट्रिमोनियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आज भी वो जो हमारे डाउरी वाला सिस्टम है, और ये तो वो केसेस है जो महिलाएं बता रही हैं, कितने ऐसे हैं जो हमारे सामने बिल्कुल नहीं आते। महेंद्र जी, आज भी जो हमारे यहाँ इज्जत घर की, परिवार की, उसके नाम पर जो बातें बाहर नहीं आती हैं, ऐसे कई सारे केसेस हैं। तो ये सब जो है नैतिक शिक्षा की कमी, दूसरा जो है आत्मनिर्भरता, मेरे ख्याल से आज के टाइम में जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक महिला जो कि अपने घर परिवार में छोटे बच्चों के साथ रहती है, वो कई बार अपने अत्याचारों को, एट्रोसिटीज़ को इसीलिए सहन करती जाती है क्योंकि उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। उसका जो पेरेंटल हाउस है वो भी उसको अपनाने के लिए सच कोई तैयार नहीं रहता है। यहाँ से उसको लगता है कि बाहर की दुनिया में मेरे लिए क्या जगह है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वो जो है एजुकेशन से आना, तो आई थिंक एजुकेशन और उसके बाद आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये दो ऐसे मजबूत पिलर हैं जो महिलाओं के आत्मसम्मान को, जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तभी आप आत्मसम्मान अपने बनाए रख सकते हो। तो शिक्षा से आपकी आत्मनिर्भरता, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये बढ़ती है और ये आपको आत्मसम्मान और सही और गलत के लिए आवाज़ उठाने की शक्ति देती है। तो आई थिंक ये कुछ पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि
ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से महिला को बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है। उसको गलत चीज़ का प्रतिरोध करने की शक्ति होने की ज़रूरत है। हाँ, आज भी महिलाओं में बात को दबा देने की जो टेंडेंसी बचपन से सिखाई जाती है कि बात उछलेगी, क्योंकि आज भी सोसाइटी जो है वो विक्टिम को गलत नज़रों से देखती है। आज भी हमारा जो सोसाइटी का माइंडसेट है, एक रेपिस्ट या एक एसिड अटैकर जो होगा वो कोर्ट में ट्रायल के बाद सज़ा काट के बाहर आ जाएगा, सोसाइटी उसको वापस अपना लेगी, उसकी शादी भी हो जाएगी, वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएगा। लेकिन आज जो हमारे यहाँ सोसाइटी में जो रेप के विक्टिम है या एसिड अटैक के विक्टिम है, उसको एक दोयम दर्जे की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। इसके लिए महिलाएं आवाज़ उठाने से कतराती हैं। तो जो मैंने आपको ये पैरामीटर्स बताएं कि शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और उससे फिर जो सही और गलत का विभेद करने और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत, आई थिंक इन चीज़ों पे काम किया जा रहा है। परिवर्तन भी आए हैं और इस परिवर्तन की स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है, और यही इसके पैमाने हैं जिन पर हम काम करके इसको बढ़ा सकते हैं। स्वाति जी, जाते जाते उदयपुर की बेटियों और बहनों, इन्हें क्या संदेश देंगी? मैं तो महेंद्र जी हमेशा गीता के कर्म सिद्धांत पर ही चली हूँ, और मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी जो निष्काम कर्म का सिद्धांत है हमारे गीता का, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमाते संगोत्सु कर्मणि। कर्म में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। तू कर्मफल को हेतु भी मत बना, अकर्मण्यता में तेरी आसक्ति ना हो। तो अपना कर्म करते चलें, सही कर्म का चुनाव करें और उस मार्ग पर जो है वो आत्मविश्वास के साथ बढ़ते चलें, अपने आप रिजल्ट आएगा। स्वाति शर्मा जी, आपका हृदय से आभार।